मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और हुरैन गौरी का अस्सलामु अलैकुम। आप रोज़ लाइव देखते हैं 9:30 से 11 बजे के दरमियान और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे साथ आती हैं, बताती हैं उनका रमज़ान कैसा जा रहा है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की कैसी जा रही है। तो मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है, अहादीस की रोशनी में आप गुफ्तगू करते हैं। मौलाना शौकत हुसैन सालवी साहब खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सालवी साहब आपने टाइम दिया, उनके सीनियर जर्नलिस्ट मुतअद्दिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के सहाफ़त के देखें, आज कीमती टाइम हमने उनसे लिया। मज़हर अब्बास साहब जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, मज़हर आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ओपोजिशन की जमात है और नाउ डेज कुछ अताब का आप लोग शिकार हैं, लेकिन आपकी सियासत कैसी जा रही है रमजान में, आपसे भी हम बात करेंगे। सलीम सचवानी साहब ने पीटीआई से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सर सलमान फूड किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सरफराज साहब ने ज्वाइन किए, आप कंट्री हेड हैं सलमान फूड के और रिनोन पर्सनैलिटी हैं। उनकी खासियत ये है कि शायद ही मेरी नज़र में नहीं है कोई कॉर्पोरेट ऐसा इवेंट हो कि जिसमें आपको मदऊ न किया गया हो। आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बायज़े फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया सर भाई, आपने टाइम दिया। आगाज़ करते हैं जी प्रोग्राम का। हमारे सलीम भाई फर्स्ट सेगमेंट है, ज़रा थोड़ा सा सियासी तड़का हो जाए। अपोजिशन रमज़ान में भी चल रही है, इस वक्त माहौल ज़रा दीनी है, हर कोई इबादतों में लगा हुआ है। सियासत कैसी जा रही है रमज़ान में आप लोगों की? इफ्तार डिनर वगैरह हो रहे हैं रमजान में और ईद के बाद की तैयारियां हो रही हैं। इंशाल्लाह ईद के बाद भरपूर अपोजिशन आप देखेंगे, सड़कों पे भी देखेंगे और असेंबली में भी देखेंगे। और जो है वो अब मुल्क को किस तरफ जा रहा है इस वक्त आपके सामने है। बलूचिस्तान हाथ से निकला जा रहा है, बलूचिस्तान में और दीगर मकामात पे दहशतगर्दी उरूज पे कोई तवज्जो नहीं है। सारी तवज्जो जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पीटीआई को फोकस करने में लगी हुई हैं, पीछे दहशतगर्दों को फोकस करने के लगता है मैदान खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की सरगर्मी। अभी तो वो जो जैसे हाथ था आप लोगों पर पकड़ दकड़ अब तो नहीं है सलीम भाई, अब तो ठंडा हो गया माहौल। अब तो आप लोग जलसे जुलूस मेरे ख्याल में कर रहे हैं, रैलियां पंजाब में अभी भी आपके सामने लापता किए गए अफराद 4 से 5 अफराद, मेरे नाम मेरे जहन में नहीं है, वो लापता किए गए हैं। और जो है वो लापता अफराद का सिलसिला जारी है, जो कि लाकानूनियत की वाज़ेह मिसाल है कि असल में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब जब देखेंगे कि इस तरीके से लोगों को लापता किया जाएगा, जब कानून से वैसे इंसाफ से महरूम किया जाएगा। जान की अमान पाऊं तो एक सवाल करूं, वैसे जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे तो एक लुडी डाली जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया ते छा गया ते इमरान खान भी बाहर आ गया। देखिए ये लुडी एक तो डालने वाले से आप पूछे, हमने तो ये लुडी नहीं डाली, मगर डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये जरूर हो कि जो बाइडेन जो पूरा पुष्पना बना हुआ था मुकम्मल तौर पे खुलम खुला रोडों के ऊपर फायरिंग करने की इजाजत नामे इसने दे रखे थे कि दुनिया को हम संभाल लेंगे, बाकी तुम इधर जिसको मारना है मारो। तो वो सिलसिला जो है कम से कम नहीं हो सकेगा अब जो उन्होंने ये किया था। बाकी ये लुड्डी जिसने डाली थी कि उसके आने से छूटेगा, ये तो अब लुड्डी डालने वाले से पूछे। अब इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी पे हालांकि होना तो ये चाहिए कि हम बीइंग ए मुस्लिम हमें दुनिया को सिखाना चाहिए कि इंसानी हुकूक क्या है। दुनिया हमें सिखा रही है कि इंसानी हुकूक क्या है, ये उल्टा चल रहा है। हम दीन के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं कि जो हमारे इंसानी हुकूक जो इस्लाम हमें देता है उससे हमें महरूम किया जा रहा है, इससे हमें दूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तरक्की की बजाय तनज़ुली की तरफ जा रहा है। आप देख लें कि बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टी बनाने वाले, बैरून मुमालिक में जायदादें बनाने वाले, बैरून मुमालिक में अपने अकाउंटों में खरबों डॉलर रखने वाले जो है वो आज इक़्तिदार में मौजूद हैं। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट दोनों उनकी सरपरस्ती कर रही है। चले सलीम भाई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सरफराज साहब आपका रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ज्यादा मसरूफ महीना है ये। बेसिकली हम क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है फूड इंडस्ट्रीज से है और ये महीना जो है इसमें आपको पता है कि खाने पीने का सिलसिला और ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल होता है और कोशिश होती है लोगों की कि जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों को मुहैया करें और क्वालिटी चीज़ें खाने से आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरता है और आप सेहतमंद भी रहते हैं। तो कोशिश होती है कि लोगों को बेहतर चीज़ें दें और बेहतर काम करें। क्या बात आगे क्या एक माइंड क्या है, सलमान को कहाँ लेकर जाना? देखिए जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सलमान फूड्स मौजूद है और इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रो की तरफ है
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ خالی سلمان فوڈز کام کر رہا ہے, پاکستان میں جتنی فوڈ انڈسٹریز ہیں سب بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان کو بہتر سے بہتر چیز مہیا کریں. سب کوالٹی فوڈ اور کوالٹی فوڈ نہیں, اوبیسلی دیکھو بات یہ بیٹا کہ کوالٹی فوڈز بنانے والی جتنی کمپنی ہے نا سب کوالٹی فوڈز ہی بناتی ہیں. ایسا نہیں, کوئی نہیں چاہتا کہ کیا کہتے ہیں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ لو معیار کی بنائے اور آپ کو چاہے وہ بیمار کر دے, آپ کا وہ خراب کرے, مگر ہر شخص اچھی کی طرف جانا چاہتا ہے اور اچھی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں مہیا کرنا چاہتا ہے. سر ایک چیز اور بتائیں کہ کنٹری ہیڈ کا لفظ ان کے لیے ایک بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ڈیزگنیشن ہے یا فار آل اوور دا کنٹری ورک ہو رہا ہے, تو آپ لائک خود بتا دیں کہ کیا ورک ہے آپ کی. دیکھیں بیسکلی کنٹری ہیڈ جو ہے وہ ہمارے یہاں تھوڑا سا اس میں بڑا ابہام ہے. کنٹری ہیڈ کی پوسٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے کنٹریز ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کیا جاتا ہے, ان کی سیلز کو وہاں پہ جو بھی ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نیشنل انٹرنیشنل لیول بوتھ پہ کام ہوتا ہے؟ جی دونوں پہ کام ہوتا ہے. کتنی پروڈکٹس بن رہی ہیں, کتنی اقسام ہیں؟ ہماری سلمان فوڈ جیم بھی بناتا ہے, ساسز بھی بناتا ہے, ہنی بھی ہے ہمارا, ٹاپنگز ہیں ہماری, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, بہت بڑی رینج ہے. ابھی سننے میں آیا تھا کہ آپ لوگوں کو ایوارڈ بھی ملا تھا برانڈ آف دی ایئر کا. برانڈ آف دی ایئر کا بھی ایوارڈ ملا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کنزیومر چوائس ایوارڈ بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اس وقت میرے خیال ہے کوئی نہیں تو 450-500 ایوارڈ جو ہے وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ہمارے پاس موجود ہیں. اکنامی کے معاملات جب نئی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ سب کر گئے ماضی والے اور اب ہم آئے ہیں. وہ آج احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ 10 سال چاہیے ہمیں, 5 سال تو یہ ٹائم کم ہے جو آئینی ایک ٹینور ہے. تو نوجوانوں میں مایوسی کا ایک عنصر ہے, آپ کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو, کیا ایڈوائز کریں گے؟ میری عمر جو ہے نا اس وقت ہو گئی کوئی 54-55 سال, صحیح, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے, مگر جب سے آپ بھی جوان ہوئے ہوں گے تو یہ سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اور جہاں تک رہی مایوسی کی بات, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل مایوس کس چیز سے. دیکھیے ہمارے ایسٹ کیا ہے, پہلے تو آپ یہ سوچیں نا کہ ہمارا ایسٹ ہے کیا. ہمارے ایسٹ ہے ہمارے ماں باپ. کیا بات, صحیح نا, پیسہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے, ایسٹ ہمارے ماں باپ ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے ملک سے باہر چلے جائیں. میں پاک سوئس ڈائز اینڈ مولڈ ڈیزائننگ کا پڑھا ہوا ہوں, میرے پاس جتنے میرے ساتھ لوگ کام کرتے تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے جن کو جانا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ملک سے باہر جانا بری بات ہے, یا اب وہ کہتے ہیں جی ملک سے باہر جائیں گے پاکستان میں سرمایہ کا, بہت اچھی بات ہے, آنا چاہیے یہاں پہ آنا چاہیے, مگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دن بہ دن ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے وہ آپ کے اوپر پابندی لگائے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح نا, تو یہ بھی تو ایک چیز نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یار اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, کیا بات, یہاں رہ کے اس ملک کو بھی تو سرو کرے نا. یہ بچی یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے, میری اس سے جب پہلی ملاقات ہوئی تھی میں نے اس سے کہا تھا کہ کچھ کرو یار آگے. تو آج آپ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں چیزوں کے لیے نا. اور دیکھیں ایسے ترقی نہیں ہوتی, ہم نے بھی زندگی گزار دی. آرڈر بکر آئے تھے اس کمپنی میں, نیشنل پاکستان میں موٹر سائیکلوں پہ گھومتے تھے, گلیوں میں خوار ہوتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. آپ آہستہ آہستہ جو ہے منزلیں اپنی طے کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں. مطلب یہ جو آج کل بچے کہتے ہیں جی شارٹ کٹ مارو, بس شارٹ کٹ کا زمانہ ہے, وہ ہمارے بڑے. میں بیسکلی اپنی ینگ جنریشن سے جو ہے نا بہت ساری توقعات ہیں مجھے, اور میں کہتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن میں بہت ٹیلنٹ ہے, بے انتہا ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. اگر ہماری جنریشن ٹیلنٹڈ نہیں ہوتی, یقین کریں شاید ہم پہلے ہی ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. مگر عباس صاحب بینگ اے جرنلسٹ, ڈیفالٹ کی باتیں چلی, پھر زرداری صاحب نے کہا تھا کوئی پبلک پرائیویٹ کمپنی تھوڑی ہے ہم کہ ڈیفالٹ کر گئے. کیا کہیں گے, سب صحیح ہے, اوکے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, حالات جو ہے نا اس ملک کے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ماشاءاللہ ہم دنیا میں سب سے دہشت گرد جو ملک کہلاتے ہیں نا اس میں ٹاپ کے اوپر ہیں. ایک ملک ہم سے آگے ہے, ایک ہم سے آگے, ہم اس پہ ٹاپ پہ آ گئے ہیں. ہم پہ پابندی لگ چکی ہیں, لگ رہی ہیں, نے بتایا. ان میں جن نے بات کی ان کی حد تک تو صحیح ہے, لیکن جب آپ چور ڈاکو بدماش ٹولوں کو لا کے بٹھائیں گے جن کے اکاؤنٹس باہر ہوں گے, وہ وہاں بیٹھ کے صدر پاکستان بٹھایا کس طرح, وہ الیکشن ہوا ہے, الیکشن جیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ خود مانتے ہیں. ہمارے شہباز شریف کو بٹھا دیں, قرآن شریف ہاتھ میں رکھ کے بولے گا 17 سیٹیں زیادہ نہیں ہے میری. آپ کیا بات کریں, میں نے پورا مانیٹر کیا الیکشن یار, آپ کو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر چکا, پورا مانیٹر کیا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں تھی. میں نے تو ابھی کیا بتاؤں, ایک پارٹی ہے کراچی کی, ٹھیک ہے, ان کے ایک میں اپنا ڈپلومیٹ سرکل میں بیٹھا ہوا تھا. نہیں کون سی پارٹی,
नाम लेना, हाँ, नाम ले, जो नाम एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, नाम ले, वो उसको मैंने मैडम हमारी बाजी हमारी उनसे मैंने बात की, ईरानी कॉन्सुलेट प्रोग्राम था, मैंने कहा मैडम ये क्या हुआ, आपके तो बंदे 15 आपकी सीटें 17 आ गई। तो उन्होंने बोला मजहर भाई खामोश हो जाओ, दीवारों के कान होते हैं। आप छोड़े इस बात को, हमारी उम्र गुजर गई, हमने इलेक्शन गुजार के मैंने पूरा पाकिस्तान मॉनिटर किया है। मैं आपको याद होगा मैंने बताया आपको, मैं बाय रोड निकला हूं, मैं कसम अल्लाह हल्सन कह सकता हूं कि मैं जिस दिन मैंने इलेक्शन कराची का जब आया हूं इलेक्शन से अपना पहले मेरी रिहाइश है गुलशन मेमार में, मैंने अपना वोट कास्ट किया जो कराची का सबसे आखिर का समझ सकते हैं आप, ठीक है। और पूरे कराची में मैंने जिस तरह देखा है, मुझे कहीं पे भी एमक्यूएम की उस पे स्टॉल पे बंदे नजर नहीं आए, इक्का दुक्का 5, 10, 15 रश होता था, पीटीआई के ऊपर होता था या पीपल्स पार्टी पे होता था, जीत गए सारे एमक्यूएम वाले। ये फरिश्ते आके जिता के जाते हैं सर, पहले भी हुआ था। और अब हालात ये है कि देखें अब हमें फैसला करना चले है ना, अभी मुझे याद है, चले वो मैं आपको स्टेटमेंट पुरानी याद दिलाता हूँ। मुझे याद है इमरान खान साहब जीत गए थे, फिर जरदारी साहब ने कहा था हमें पता है आप सिलेक्टेड हैं, लेकिन जमहूरियत के लिए हम आपको तस्लीम करते हैं, तो फिर आप भी तस्लीम करें ना। नहीं अगर चले आप नहीं मानते तो चले जमहूरियत। देखिए मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि मैंने जो आपसे जर्नलिस्ट मैंने बात की, देखिए पाकिस्तान का हाल ये है कि आपको दुनिया में आपके ऊपर सब जगह पाबंदियां लगती जा रही हैं। क्यों लग रही हैं कि आप जो हैं आपकी अदालतों के सिस्टम में बताए ना, अदालतें समझ नहीं आ रहा किससे हम कहां जाके तवक्को करें, कहां लेके जाएं केसेस अपने भाई। एक आईनी हालत आया था, अभी तो आपको शुक्र अदा करें कि मामला पीटीआई का और ये दहशतगर्दी के मामला चल रहे हैं। मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा पाकिस्तान का दो सूबे पाकिस्तान के जो है आज मेरी बात पक्की हो गई भाई, आप चाहते हैं कि आखिरी शो हो? नहीं अल्लाह ना करे अल्लाह ने शो नहीं, लेकिन मुझे सच्ची बात करने का शौक है, मैं सच्ची करता हूँ, सैयदजादा हूँ भाई। अच्छा, तो फिर आपको बाहर नहीं जाना? नहीं मुझे जाना है, मेरे पास हो चुका है, अच्छा, मेरे घर पे गाड़ी आ चुकी है। कोई थ्रेट अभी अगर आ गया तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं इमाम हुसैन की औलाद में से हूँ, अच्छा, ओके, गोली यहाँ से खाऊंगा, लेकिन मेरा मुल्क है तो ये है ना सारे। अगर मेरा देखे ना, मैं अपनी मिसाल अपने खानदान की ले रहा हूँ। देखे मेरे खानदान का, मेरे बड़ों ने हिजरत की, पहले उठे वहां से अरबों से आके यहाँ इंडो पाकिस्तान में आए, वहां से जनाब कायदे आजम के पीछे हम चल के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके हमने जो इसका मतलब ये जो मैंने आपकी बात का अक्स निकाला है कि बानी पीटीआई एक फरिश्ता है। नहीं मैं नहीं ये कह रहा, देखिए फरिश्ता कोई भी नहीं होता। अच्छा, देखिए पैगंबरों को वजह देखे इंसान इस दुनिया सीखता है। कम से कम ये हुआ है कि 3 साल में जो तालाज़मा थे ना, पीटीआई के स्पोक पर्सन। सही मेरे सुन लें आप, मैं पाकिस्तान है तो मैं हूं, पीटीआई है तो पीटीआई क्या चीज है मुझे पता है। इस दौर के अंदर सारे लोग दंगे हुए हैं, किस लिए हुए हैं कि लोगों की तवक्कात थी। अगर आप पहले ये होता था कि मिठाई बढ़ती थी, वाह 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 बेनजीर गई तो नाशी वालों ने बांटी, ये पहला वाकया था कि बंदा उठाया, कॉपी पेंसिल उठाया, घर चला गया, जाके सो गया, पब्लिक बाहर थी। तो वजह क्या है? मेरे मैं तो ये सवाल ये कह रहा हूं ना, जो लाए इनको उनकी चॉइस गलती। अगर आप चोर बाजारी भी कर रहे थे लाने वाले, तो उनको चॉइस ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है सैलवी साहब, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा इनकी बात में। अच्छा, ये चॉइस इनकी गलत नहीं थी, ये खुद चाहते हैं ऐसे लोग आए, क्योंकि जब मोहम्मद खान जो ने जो वाहिद पाकिस्तान का जो पहला ईमानदार तरीन हुक्मरान आया, जिसने तमाम जो क्या कहते हैं फालतू अखराजात है वो खत्म किए उसने, और मुल्क को प्रॉफिट में लेके आया। जनरल ज़ियाउल-हक 11 साल तक हुक्मरानी करने के बावजूद, अमेरिकन एड लेने के बावजूद भी पाकिस्तान को हर बजट में नुकसान में दिखाया, और मोहम्मद खान जो ने पाकिस्तान को प्रॉफिट में दिखाया। और दूसरा इमरान खान साहब 6% जीडीपी पे लेके गए, 6.1 जो विदाउट मार्शल्लाह के अमेरिकी एड के बगैर कभी हुई नहीं थी। ये अवाम की जो जीडीपी थी जो 6.1%। साहिब भाई मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, मेरी बात सुनें, हम प्रोग्राम करते रहे साथ, मुझे बताएं अभी जीडीपी किधर है? चले मैं आपको माइनस में मैं आता हूँ इस तरफ। सैलवी साहब, गालबन आज 17 रमजान है, तो तारीख इस्लाम में हमें इस डेट से क्या अहमियत है? कोई गज़वात में भी कोई ऐसी जंग है, गालबन गज़वा बदर जी, तो थोड़ा सा बताएं ना। ये मुसलमानों की पहली जंग थी। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम साजिद हुसैन साहब, बिल्कुल ग़ज़वा-ए बदर इस्लाम की पहली जंग थी। सन 2 हिजरी और 17 रमज़ानुल मुबारक को मैदान बदर के अंदर ये जंग लड़ी गई। मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 से भी ज़ायद थी।
और मुसलमान सारे के सारे बेसरो सामान थे और कुफ़ार के पास जंगी साजो सामान, जंगी असलहा, जंगी हथियार, और मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े सवारी के लिए और 6 ज़िरा और 8 तलवारें, सही। और दूसरी जानिब जो है वो हथियार, जंगी साजो सामान बेतहाशा उनके पास, और पूरी तैयारी के साथ कुफ़ार मैदान बदर में पहुंचे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबाए किराम, क्योंकि उनका पहला रमज़ान था, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 2 हिजरी को ही फ़र्ज हुए थे, सही। पहला रमज़ान था और इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग थी। अच्छा। अब ये सारे के सारे सहाबाए किराम हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में जब 16 रमज़ानुल मुबारक को मैदान बदर के अंदर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पहुंचकर इन सहाबाए किराम को एक मकाम पर जमा फरमाया, सही। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रात में दुआ फरमाई, और वो दुआ ऐसी दुआ थी कि जनाब सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि सरकार ने अपनी ज़िंदगी में ना इससे पहले इस तरह की दुआ की, ना अपनी ज़िंदगी में ग़ज़वा बदर के बाद हमने ऐसी दुआ सुनी थी। तो वो दुआ क्या थी कि बारी ताला, मैं अपना कुल इस्लाम का असासा ये 313 तेरी बारगाह में लेकर के हाजिर हो गया हूँ। अब कल जब ये मार्का शुरू होगा, अगर ये सारे 313 सहाबाए किराम शहीद हो जाते हैं, ये सारे के सारे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो ऐ बारी ताला इस रूए ज़मीन पर तुझे सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, इस रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ऐ अल्लाह तू जानता है कि हम बेसरो सामान यहाँ आए हैं और तू ही हमारी मदद करने वाला है। यहाँ साजिद हुसैन साहब सरकार ने रात को ये दुआ फरमाई, और उससे पहले सरकार ने जब सहाबाए किराम को जमा फरमाया तो सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, चराग भी बुझा दिया गया। अंधेरे के अंदर सहाबाए किराम को मुखातिब करके हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि हम बेसरो सामान यहाँ मैदान बदर में आ गए हैं, और मैं दिल से तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम में से जो चाहे वो अपने घरों को वापस चला जाए। सुभान, सही। सैयदुल शुहदा नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन ने नाना जान की इसी सुन्नत को मैदान करबला में अदा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। 9 मुहर्रम। जी, सहाबाए किराम को जब हुजूर ने ये फरमाया कि तुम में से जो चाहे वापस अपने घरों को चला जाए, तो एक अंसारी सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, खड़े हो गए कि या रसूल अल्लाह, हम कौम बनु इसराइल की तरह नहीं करेंगे, हम कौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, आप अगरचे आज इशारा फरमा दें तो हम पहाड़ों से भी टकराने के लिए तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, आज अगरचे आप हमें हुक्म दें तो हम समंदर की लहरों से भी टकराने के लिए तैयार हैं। हम में से कोई भी सहाबी वापस लौट करके नहीं जाएगा। सही। हम इस मकाम पर अल्लाह की रिजा के लिए लड़ेंगे। जी। मैं दूसरा पोर्शन इस ब्रेक के बाद लेते हैं, और ब्रेक से पहले चूंकि दीगर मेहमानों को भी हमने प्रोग्राम में शामिल करना है। सरफराज साहब, मंजिलों को जब हम छूते हैं, लेकिन आपने खुद कहा कि स्टार्ट तो हमने भी स्टार्टिंग में हम नीचे से ऊपर आए, कोई ऐसा लम्हा जो यादगार हो सलमान फूड के टेनओवर में, जो हमारे जिससे हमारे नौजवान कुछ सीख ले सकें कि यार उनका जो कॉन्फिडेंट है वो अप हो सके। साजिद भाई, आज सिचुएशन जो है ना वो कुछ इस तरीके की है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो ये चाहते हैं कि आज आप जिस पोजीशन में हैं या मैं जिस पोजीशन पे हूँ, ये पोजीशन उनको फ़ौरन मिल जाए। चीज़ें फ़ौरन मिलने वाली तो नहीं होती, आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, और लाइफ जो है वो मुस्तकिल स्ट्रगल है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, हमारे यहाँ जो
अभी बात हो रही थी, चाहे कितनी तंजीमें हो, PTI हो, MQ हो, हाँ। फलाना, पहले ये जितनी तलबा तंजीम्स होती थी ना, ये कॉलेजों के लेवल पे होती थी, सही है ना। जो लोग निकल के आए और जिन्होंने सियासत की, वो कॉलेज से निकल कर आए और उन्होंने सियासत में अपना हिस्सा डाला। आज वो सिलसिला ही खत्म हो गया, सही ना। तो आपने एक इंस्टीट्यूट तो पूरा बंद कर दिया, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, सही ना, स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो थी, और ये कोई बुरी बात नहीं थी कि सियासत में स्टूडेंट हिस्सा लें। पहले तलबा तंजीमें होती थी जो सियासत में हिस्सा लेती थी, और बहुत सारे आपको जो सियासतदान मिलेंगे वो उन तलबा तंजीमों से आए हुए मिलेंगे, ऐसा ही और एक मेयार होता था और एक तहजीब होती थी। देखें अभी तो यहाँ सिलसिला ये है कि माजरत के साथ कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे देखेंगे तो आपको अपनी उर्दू सही नजर सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, सही ना, हमारे जितने अदर चैनल्स भी हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ बहुत सारे, तो हम तो उर्दू सही नहीं बोल सकते, तो हम फिर आगे क्या बात कर रहे हैं कि हम जो है वो किसी जगह पे चले जाएं, या हाँ, हम वो बात है, पहले किसी बोलना तो सियासी सीख अमल- लें। पहले आपको हाँ। बात करनी आनी चाहिए ना, पहले आप गुफ्तगू कर सकें, किसी से बेहतर तरीके से बात कर सकें। इख्तिलाफ जो है वो चाहे किसी हद तक हो, मैं कहूँ जी मेरा ताल्लुक फलानी तंजीम से, ये कहें जी मैं PTI से हूँ, कहते हैं मुस्लिम लीग से, इख्तिलाफ अपनी जगह है, मगर इख्तिलाफ जो है वो एक तमीज के दायरे में, तहजीब के अखलाकियात के रहते दायरे हुए, में हो, वो और ना बहुत तनकीद अच्छा बराए लगता है। तनकीद ना हो, तामीरी तनकीद हो। बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा लगता है कि आप गुफ्तगू के जरिए किसी को कायल करें, सोसाइटी में वो दिख रहा है सही आपको ना, या नहीं दिख रहा? मुझे तो मायूसी नहीं है। नजर आता कि अब सोसाइटी में वो तो रवैये किसका- रहे किसका हों। ये कसूर किसका है? स्कूलों का है, असातिज़ा का है, तालीमी इदारों का है? देखिए स्कूल और माशरे का है। असतिज़ा जो है वो आपके बच्चे को, यहाँ तो अब आप जो है 2.5 साल के बच्चे का नाम जो है स्कूलों में लिखवा देते हैं ले जाके, तो आप जब घर पे जो आपकी तरबियत दी जाती है, क्या आपको और मुझे घर से तरबियत नहीं मिली? क्या इनको सबको कहाँ से तरबियत मिली? हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत की ना, और ये तरबियत जो है, देखिए इस वक्त एक जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, एक एहतराम, एक चीजें जो थी वो खत्म हो गई। पहले तो मोहल्ले में भी कोई निकलता था ना, अगर उम्र में बड़ा होता था तो बच्चे उसका भी एहतराम करते थे। लोग, नौजवान कोई सिगरेट पी रहा था तो बड़ों को देख के सिगरेट छुपा लिया करता था। आजकल तो वो 2 कश ज्यादा लेता है, कहता है यार मैं भी पीता तो अब ये हूँ। खत्म कैसे किया जाए, लाइक इस चीज का खात्मा कैसे हो? बात दरअसल ये चीज तो उन यंग जनरेशन को सोचनी चाहिए कि हम जो है किस तबके से ताल्लुक है हमारा, और हम किन लोगों की औलादों में से हैं। असल तो सबसे बड़ी बात ये ना, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मदर पिदर आजाद हैं या हमें कोई पीछे देखने वाला नहीं है। जबरदस्त। देखिए मेरी और आपकी गुफ्तगू जो है वो बताती है कि हम किस घर से ताल्लुक रखते हैं। बहुत खूबसूरत बात की। सही और ब्रेक पे जाने से पहले उन ब्रांड्स का भी शुक्रिया कि जो हर साल हमारे साथ होते हैं, उनके प्यारे प्यारे गिफ्ट टेम्पर होते हैं। नेल्सन पेंट जी 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है और 25 साल से सार्फिन को आला मेयार की पेंट देता है और कम मिकदार में ज्यादा कवरेज देता है, और ये कहता है जी रंग जिंदगी का। ये सरफराज आपके पास जाएगा जी, रंग जिंदगी के साथ नेल्सन Thank you so much, sir, for- पेंट ये आपके साथ जाएगा। और उसके साथ मजहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर भाई ये मदीना हर्बल देसी अद्वियात का मरकज है और ये कहता है जी देसी खाओ और देसी अपनाओ। चलें, ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा मदर भाई। और मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे सबा अदनान एंड मौजम अंसारी से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारा है रमज़ान का सेकंड सेगमेंट, और सेकंड सेगमेंट में जिस तरह हमारी रूटीन है कि मेहमान चेंज होते हैं, सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन के किसी तारीफ की मोहताज नहीं, रिनोन एंकर पर्सन है। और आपका जो नाउ डेज शो चल रहा है जिसकी चर्चा है सर पूरे पाकिस्तान में, वायरल हो गया। और मैं नाम ले लेता हूँ, कैश काओ आपके शो का नाम है, निजी चैनल से आप कर रही हैं। आज उसकी होस्ट को हमने तकलीफ दी है कि आप आएँ, हमें अपना कीमती टाइम दें और बताएं कैसे जा रही है आपकी कामयाबी का सफर। सब आपदान में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सब, आपने टाइम दिया। कैसा जा रहा है आपका? मैं ये पूछ रहा था, पहले जरा एक और हमारे गेस्ट हैं, आप भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये आप आज सेट पे देख रहे हैं प्यारे प्यारे बुकेस पड़े हुए हैं, ये हमारे लिए, हमारे मेहमानों के लिए आज आप लाए मौसम अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया। सबा कैसा जा रहा है आपका शो? ये कैसे आइडिया आया? जी, शो तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, एज यू सेड। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है, और सबसे बड़ी बात कि रियलिटी है,
ठीक है। लाइक शोज, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल ये इसका आइडिया कैसे आया कि ये टेलीविजन पे लाया जाए? दैट्स द पॉइंट। हाँ। आइडिया ऐसे आया साजिद भाई कि बहुत सारे आइडियाज बिजनेस के होते हैं लोगों के पास, उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई ऐसा मेंटोर नहीं होता जो उनके आइडिया को आगे लेके जाए। आप छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, सो उसको ना मेंटोरशिप चाहिए होती है सबसे पहले, फिर अच्छा उसके बाद एडवाइजरी, और कड़वा सच है कि ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। सो GTV का मैं नाम अगर आप माइंड न करें लूं, मेरा चैनल माशाल्लाह GTV ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी आइडियाज हैं मुल्क में, छोटे बड़े ग्राउंड लेवल पे भी, मैंने खुद किए हैं, ऑडिशंस किए हैं लोगों के, वेबसाइट पे लोगों ने किया है सब कुछ अपने आप को। सो मकसद कि उनको हमने पैनलिस्ट के साथ, जो हमारा पैनल था, विच आर द जाइंट्स ऑब्वियसली, बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े, आबिद मजीद भाई और सारे उसमें हैं शामिल, सब इसी इनिशिएटिव पर आ चुके हैं। यस, तो मुझे जिस हम पे आप वी बैठे आर हैं द इस वक्त। GTV इज द ब्रिज माशाल्लाह से, कि स्टार्टअप्स को पैनलिस्ट के साथ कनेक्ट किया हमने। वेरी ठीक है। नाइस। सो दैट्स द बिग थिंग। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होती है, आप जाहिर सी बात है आपका स्टार्टअप चल रहा है बट रेवेन्यू स्टेज पे आ नहीं पा रहा, बिकॉज कुछ कमियां रह जाती हैं। सो जो एक जाइंट है, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो आपको अपनी एडवाइजरी देगा। अच्छा, वो सुनने में ये मशवरा- टॉपिक बड़ा बोरिंग सा लगता है, लाइक फाइनेंस Yes, और इससे हाँ। तो फिर कौन सी एपिसोड से ऐसा हुआ कि भाई एकदम से मोमेंटम गेन हो गया, वायरल हो गई वो? यार इंस्टेंट हो जाती हैं चीजें शो में, सीरियसली। हम लोग का खैर लाइव तो ऑब्वियसली नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट रियलिटी बेस है, बिकॉज तो उसमें सारी चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है, सब सच है। स्टार्टअप्स आए, उन्होंने ये ऑडिशन दिया, उन्होंने सब- मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Yes. अक्सर एक थॉट है कि ये जो टीवी पर बैठे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह हाँ, से ही बता रही हूँ हाँ। कि मेरे दी कैश काउ शो में 0% स्क्रिप्टेड है। अच्छा। लोगों ने बहुत अच्छा। ब्लेम आउट भी किया शुरू में कि आप लोग तो इन्वेस्टमेंट पता नहीं देते हैं, वो नहीं देते। वो एक निजी टीवी पे चलता था एक गेम शो, तो वो फिर कहते थे ये गिफ्ट देते टीवी और पर ले देते हैं, और yes, वापसी तो बोलते हैं ये वापसी रख लो I भाई। remember। लेकिन तो- मैं आपको बताऊं कि अगर सारे व्यूवर्स को भी और आप सबको भी, कि हाँ। फेसबुक पे दी कैश काउ शो पेज है, उसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, उसमें फॉलो अप्स हैं बाकायदा। अच्छा, सही। ठीक है। मैंने पैनलिस्ट के पास जाके खुद ही स्टार्टअप्स का नहीं, ऐसा भी तो मुमकिन है अच्छे अच्छे कमेंट रखें, नेगेटिव डिलीट कर दें। यार साजिद भाई, अब एक अच्छा। बात है, वैसे रियलिटी है इस मुल्क की कि हाँ। अब देखिए, सॉरी टू से, मैं सबको सॉरी करके मुझे कहूंगी, किसी ने माजरत। कहा था कि मैं जो मुझे गलत कमेंट देते हैं लोग, मैं वो हाँ, डिलीट उनको नहीं delete करता, कर- मैं इतना हाँ, हौसला delete नहीं रखता करते, हूँ। हाँ। आप अपनी बात कर रहे नहीं, एक साहब थे अच्छा। जिनसे मैंने ये सवाल किया था, उन्होंने कहा जी, कि जी, साजिद भाई मेरे जाएं, जो अगर मुझे मुगालजात भी बकते हैं मैं वो डिलीट ही नहीं करता, सही बोलता हूँ दो। सही। तो वो मेरी कहते हैं सोशल कि मीडिया अपने टीम opinions जो है वो यही करती है कि अच्छा। जो गलत भी चीजें हैं वी पुट इट, Delete तो नहीं करते आप लोग? अच्छा। क्रिटिसिज्म जो आएगा हाँ, ना, उससे और हमें feedback और है। अच्छा फीडबैक मिलता है, हमें और अच्छा होने का मौका मिलता है। सही, तो यानी आप लोग उस चीज को इग्नोर नहीं करते? नहीं, बल्कि उसको हम बल्कि उस पे और काम करने लग जाते हैं। मैं सोशल मीडिया की और बल्कि मेरे जो एमडी सर हैं और क्लास हो जाती है कि भाई इसके ऊपर काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, अब वो ऑब्वियसली इतने सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि आपकी बारी आते आते इट टेक्स टाइम। सो उसके ऊपर कमेंट्स मुझे बड़े मिलते थे कि आप तो बुलाते ही नहीं है, हाँ, सही। आप लोगों को तो ऐसे लोगों के शिकवे होते हैं। यस। अब मैं फिर एक और नाम लूंगी, दी शार्क टैंक यूएस, The Shark Tank। शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त। दीज आर द जायंट्स। अब हम उनकी उतना तो लेवल पे नहीं पहुंच कोई सकते। आपका फेवरेट बिजनेसमैन, ये ये फंसा दिया मैंने इनको। कोई ऐसा नहीं, मेरे नाम, पैनल पे कोई आपका- ऐसा नाम कि जिसने इंस्पायर किया हो, जिसकी शख्सियत ने जिसकी उसूलों से आप इंस्पायर हो? बहुत सारे नाम है ना। आबिद, अब मैं अब नाम लूंगी साजिद भाई। ले लेना। मेरे पास आबिद मजीद साहब आए, हमजा ताबानी साहब मोस्ट रिस्पेक्टेड। देखिए ये पॉलिटिकल हो गया ना, ठीक सबा है, अदनान, नहीं, मैं सबके मेरी नाम लूंगी। बहन मेरे एक, पास हाँ कोई नहीं, ये सबके नाम ये नहीं, पॉलिटिकल हो देखिए, गया। सब सारे ही अच्छा। इसलिए कि अच्छे हैं अच्छा। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ऑब्वियसली जब मैं फॉलो अप लेने उनके ऑफिस जाती हूँ, जाहिर है ड्यू डिलिजेंस होती है ना। आप इतना बड़ा पैसा दोगे ऑब्वियसली, या आप मेंटोरशिप भी दोगे, एडवाइजरी, उसके लिए आपको एक कमिटमेंट है ना। दिस इज अ कमिटमेंट। कमिटमेंट कोई ऐसे ही नहीं करता। चले। और ऑन द रिकॉर्ड जब कैमरा पे मैं भी बोल रही हूँ तो सोच समझ के ही बोलूंगी ना। हाँ, हाँ। सो ऑन द रिकॉर्ड आप कहेंगे भाई वी आर विद यू, हाँ। वी विल गिव यू और सबा मेंटोरशिप। अदनान फर्स्ट टाइम आई है, और सबा अदनान को भी ये क्रेडिट जाता है कि आपने ना मुझे ये कहा कि क्या पूछेंगे, ना उन्होंने कोई Scripted कुछ नहीं हाँ है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं, वो जो कि भी हुआ है हमने बस जब instant इनको invitation। हमने जब इनसे राब्ता किया, हमने कहा जी हम बुलाना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं टाइम मैनेज करती हूँ, लेकिन और कुछ भी नहीं कहा। ये भी ऐसी- पता उनको होना ऐसी- चाहिए ऐसी- कि ये बिल्कुल। आज जो लाइव आज बैठी हैं ये किसी तैयारी से नहीं जी, है, इनको नहीं, ये भी नहीं, पता कुछ नहीं था कि नहीं। पूछा क्या जाएगा, लेकिन फिर भी कोई एक नाम मेरी तो वही अटकी हुई है।
सब अच्छे हैं, सब अच्छे favorite हैं, हैं। बहुत मैं- पकी है सब आदनान, चूंकि टीवी एंकर है ना, इनको पता है किसी एक का नाम नहीं लेना, बाकी नहीं, मेरे- बाकी ना बुरा मान जाए। मुझे पैनल बहुत अच्छा मिला है, मस्त से मुझे पैनल, बल्कि मुझे क्या मेरी टीम को, जाहिर है जी टीम चले को। मजीद भी अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे। मोअज़्ज़म अंसारी से पूछे, मोअज़्ज़म अंसारी भाई आपको कैसे ये शौक हो गया? क्या खानदानी एक तसलसल था, एक लेगेसी थी, बाप दादा से था या वेरी मच सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सेटअप आपका चल रहा है विनस टीवी का। थैंक यू सो मच। अच्छा जैसे कि सर आपने सवाल किया कि ख़ानदानी, सर ख़ानदानी बात ना करें वरना घर वाले मुझको मार के निकाल देंगे बाहर। अच्छा तो अगेंस्ट थे वो इसके? बेसिकली 2023 में एक शौक हुआ आफ्टर 2019 जब कोरोना वायरस डिजीज़ चल रही थी, उसके बाद एक आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबसे मुख्तलिफ हो। ठीक है। मैं यूट्यूब जर्नी मैंने स्टार्ट की अपने 2023 के अंदर। ठीक है, उसको मैं बाकायदा जो है मैंने यूट्यूब चैनल को अपने लॉन्च किया 2024 में। मैंने 1 ईयर उसके ऊपर काम किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया। अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे ख़ास और मुख्तलिफ और मुनफरिद चीज़ ये है कि मैं और लोगों की तरह फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पे तंज कर रहा हूँ। मैं एक मुख्तलिफ व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं उन सेलिब्रिटीज़ तक, उन प्रोफेशनल तक, उन लोगों तक जो अपने काम के प्रोफेशनल हैं, मैं उस पर पहुँचता हूँ। उन लोगों को जो कि मीडिया वाले कवरेज नहीं कर पाते हैं, सही। मैं अपने YouTube चैनल के जरिए उन तक पहुंचता हूं। उनकी चीज़ों को, उनकी सोच को मैं अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, पसंद करने वालों को दिखाना चाहता हूं, एक ज़बरदस्त तरीके से फिल्मा के कैप्चराइज करके। मुझे अभी भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मुझसे मौज़म भाई ने कांटेक्ट किया था कि वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, सो आई वाज लाइक वेरी सरप्राइज्ड कि भाई कौन सा यूट्यूब चैनल है जो मेनली, क्योंकि यूट्यूबर्स इतना ज्यादा प्रोटोकॉल किसी भी सोशल वर्कर्स को नहीं देते और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं कि किसी एजेंडा के थ्रू काम करें। अच्छा अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि कभी किसी वीडियो पर स्ट्राइक आई? देखिए एक मैंने जो सारिम केस चल रहा था तो उस पर मैं कुछ वो कर रहा था, बना रहा था, मैं अपलोड करने पे था कि मुझे कहीं से कॉल आती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा तो आप इस पे ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आप अपने उस पे काम पे ध्यान दें, आप ये सब चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। ओके, मैंने भी उस केस को खत्म किया, मैंने ये delete जो कर अभी दिया। अभी मामला चल रहे हैं जी ये जो एक हाई प्रोफाइल केस है, जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मतलब इतनी रसाई है कि यूट्यूब वालों को भी कॉल कर दी। सर आपको नहीं मैं आता हूँ सर, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैं खुद करंट अफेयर का टीवी एंकर, अब मैं वहीं जा रहा हूँ जिनको मैंने ये बात आज से कमोबेश 1.5 से 2 साल पहले कही थी। गालबन सलीम सिटवानी को याद होगी। सलीम भाई आपको मैंने कहा था, आप और मैं जब पीका आ रहा था और आप कह रहे थे कि यार ये बानी हमारे इमरान खान का अब नाम लोग नहीं ले रहे, और मैंने कहा था सर अभी तो शुरुआत है, सोशल मीडिया भी पैक हो जाएगा। बिल्कुल हो गया, क्या कहेंगे सर? कोशिशें जारी हैं। अच्छा तक मगर ये कि अभी तक इनको सर मुकम्मल देखिए कामयाबी नहीं मिली यूट्यूबर्स है। को भी कॉल आ रही है। सर कॉल करना तो ये आप कह रहे यूट्यूबर्स को उठा के ले गए, उनकी आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, आपको मार दिया आपके एंकर तो ये को, तो और बुरी बात अरशद है। शरीफ साहब को इन्होंने शहीद कर दिया, उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप खाली उनको एक कॉल का जिक्र कर रहे हैं। आप कहते हैं इमरान रियाज साहब, आपके मोहित पीरजादा साहब और दीगर सारे मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, इनके ऊपर पता नहीं दर्जनों केसेस इधर दाखिल कर दिए हैं। इन सारे जो क्या कहेंगे उसको, फसाइयत जो बर्पा की हुई है उसके ऊपर तो अब बात करें तो आपको पता पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आपको भी फोन आ जाए फिर कि इस तरह के प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। अच्छा। अगर मगर आपने नहीं, तो मैं तो- माशाल्लाह से इतने सर, सारे मैं प्रोग्राम अलर्ट किए हैं दे अच्छा, इसके अच्छा, कि- अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं जी, बचा अल्लाह हूं की- क्योंकि मैं अल्लाह शायद की- गुड बुक में अल्लाह हूं। की रहमत से आपने अच्छे खासे प्रोग्राम किए इन मौजूदात के ऊपर, और बलूचिस्तान को भी आपने अच्छे प्रोग्राम किए हैं। बलूचिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं वो जिस उस वक्त वो हालात नहीं तो उस वक्त भी हम ये पेशेंट को कर रहे थे कि भाई ये आगे जाके हालात और खराब हो सकते हैं, और आपके सामने क्योंकि ये हुकूमत जो है हालात खराब करने ही के लिए आई हुई है। ईद के बाद करंट अफेयर आप का देख शो हमारा रहे हैं, दोबारा मैंने ऑन होने जा रहा आपके है। प्रोग्राम में कहा था कि जब हमारी पेट्रोलियम की मसनूआत की 5 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट थी, इसको 30 अरब डॉलर पे इन्होंने पहुंचाया, और टके टके के लिए 1-2 अरब डॉलर के लिए जो ना ये हम लोगों को दुनिया भर में बदनाम करवा रहे हैं, और हजारों अरब डॉलर उन्होंने अपने अकाउंटों में जमा किए हुए हैं। आपने सिराजुल हक साहब का बयान एक सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था जनरल राइस शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और 1-2 और जनरल्स थे और 2-4 और थे, उनके 18,000 अरब डॉलर खाली पड़े हुए। इन्होंने
चंद लोगों के नाम बताएं। इसके अलावा हमारे पास 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में से जिन्होंने बैरून मुमालिक में प्रॉपर्टियां और ये छह कैनाल बन रहे हैं। हमारे जो मैं आपके तवज्जो से चाहूंगा, अरशद शरीफ साहब को शहीद करने की वजूहात में से एक वजह ये थी कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर AYY के प्रोग्राम में बाकायदा इन्होंने एक चीज मेंशन की थी कि हमारे जो बलूचिस्तान के जो तांबे की मादनियात है उसमें से इतने लाख टन जो है ना तांबा ये लोग लेके गए, और हर तांबे के साथ में 1% जो है ना सोना निकलता है। उस सोने की मालियत 6,000 अरब डॉलर उन्होंने बताई थी। चले अब 6,000 अरब डॉलर बताइए, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा 160 अरब डॉलर का है। ये तो बहुत मामूली चीज, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि खा खा के खत्म हो गया। अभी चल रहा है 6 कैनाल बन रहे हैं, नहीं बन रहे। ये एक बहस है, सिंध सरापा एहतजाज है, वकला भी एहतजाज पर है। और मैं इस निश्चित पर जो सियासतदान बैठता है, कारबन से ये पूछता हूँ कि ये जो 6 कैनाल बन रहे हैं, सिंध के लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। माजी में कालाबाग डैम बंद हो गया, नहीं बनने दिया सिंध के लोगों ने। इस बार एक कौम परस्त रहनुमा कहूंगा मैं उनको, वो सर पहुंच गए वहां चोलिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा था कि कहां बन रहा है, बन ही नहीं रहा, ये ऐसे ही लोग पागल है। वो पहुंच गए वहां, दिखा दिया, बोलो ये रहा बन रहा है। और वो अब आज वो सीएम से भी ये सवाल हुआ है, सीएम साहब आप तो कह रहे थे वो तो बन रहा है, और मशीनरी हेवी लगी और तेजी से काम जारी है। आमिर वड़ाई साहब ने एक बड़ा तल्ख जुमला कहा था, जिसको मैं कोट कर रहा हूं आजकल। उन्होंने कहा था साजिद भाई हम ईद के बाद वहां जाके काम रुकवाएंगे। मैंने कहा फिर सब जेलों में। कह रहा है भरे। आपका इस पे क्या स्टांस है पीटीआई? देखिए, मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा पहले भी बता चुका हूँ कि इनके काम ये हैं कि कौम को उलझाओ, कौम को परेशान रखो, कौम को क्या कहते तंग दस्त रखो। अच्छा। ताकि जो कौम उलझी रहे अपने अपने कामों में, अपनी अपनी मसरूफियात में, अपने अपनी बच्चों की फीसों में, बच्चों के परवरिश के लिए जो अखराजात होते हैं उनको पूरे करने में, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कौम इस तरह उलझी रहे। और ये जो हमारी मादनियात जो है उसके खजाने वो पीछे से लूटते रहे और हम उसकी तरफ तवज्जो न थे। 10 डैमों की तामीर के ऊपर जो खान साहब ने शुरू की थी उसके ऊपर काम रोक के बैठे हुए, और बजाय उसके ऊपर काम और तेजी से करते। शहबाज शरीफ ने जाके चेक किया था कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जाके बताए ना कि काम कर रहे हैं हम लोग, अब क्यों नहीं बता रहे थे? पे काम हो रहा था, उसको हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था। और एक ने जो काम करने वाले जो वहाँ के वर्कर थे उन्होंने अपनी पोस्ट डाली कि ये आए अब देखने के लिए, पहले कुछ नहीं किया था तो उसको बर्तरफ भी कर दिया गया था उसको, और उसके साथ में 2-4 और को। चले तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे सर, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ रहे। ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये आप कौम से सवाल कर रहे हैं, क्या इमरान खान को कौम की जरूरत है? नहीं, आप लोग कहते हैं आ गया बाहर, वो तो आया ही नहीं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या इमरान खान को कौम की जरूरत है? कौम को इमरान खान की जरूरत है? कौन समझती है कि इमरान खान बेहतरी करेगा तो कौम को बाहर आना पड़ेगा। सर कहाँ आ रहे हैं सर बाहर आना पड़ेगा। नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे तो कल आना पड़ेगा, कल नहीं आएंगे तो परसों आना पड़ेगा, परसों नहीं आए तो तरसों आना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान डील नहीं करेगा उनसे। इमरान खान ये नहीं करेगा कि ये पहले जिस तरह 3.5 साल में इन लोगों की चोरियों के। सर मेरी बात सुने सर, मेरी बात मुकम्मल। 3.5 साल तक जिस तरीके से इन्होंने अपनी आंखें बहुत सी चोरियों को बंद रखी थी ना, अब वो इस तरह के काम नहीं करना चाह रहा। वो चोरियां होती रहे और कौम लुटती रहे और वो चुप रहे। वो अब इस तरह से हुकूमत में नहीं आना चाह रहा। क्यों लिख रहे हैं आज खत तो सर का हक है, क्यों लिख रहे हैं? ना लिखो खत, वो लिखो सर, वो हक है इनका। वो पूरी कौम को पता होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से कर रहे हैं, पूरी कौम को मालूम होनी चाहिए। इस खत को यूं ना ले कि इमरान खान माफिया मांग रहे हैं, ये खत माफी के तनाजुर में नहीं आ रहा। आप एक लफ्ज बता दें उसका जो तनाजुर में आ रहा है कि आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करें। ये कौन सी पॉलिसी है सर? ये एक जुल्म और बर्बरियत का जो रिवाज उन्होंने दोहराया हुआ है, लोगों को उठा के जेलों में बंद करे, लोगों को उठा के गायब कर दे रहे। आज बलूचिस्तान इसी तनाजुर में आया। 75 साल से, सर मेरी बात गौर से सुन ले, अपने दिमाग में बिठा दें आप, 75 साल से बलूचिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमतें बनती रही है, जो भी हुकूमत बनी है। अब ये पहली दफा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में बनी है। अब क्या पूरे पाकिस्तान का खाना खराब करना चाह रहे हैं ये लोग? अच्छा। क्या पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं ये लोग? क्या पूरे पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग? क्या चाह रहे हैं ये लोग? क्योंकि
तरक्की की जानिब तो ये बढ़ नहीं रहे, तनज़ुली की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे प्रॉपर्टियां बना रहे, जायदादें बना रहे। मुल्क के पाकिस्तान से इनको कोई मोहब्बत नहीं है, मुल्क के पाकिस्तान को कोई हमदर्दी नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को उन्होंने इस्लाम से तो हटा ही दिया है बिल्कुल। आज दुनिया कह रही है कि आप यहाँ पे इंसानी हुकूक जो है वो पामाल हो मैं रहे हैं। आता हूँ आपके पास। सैलवी साहब कंटिन्यू कीजिएगा गज़वा बदर को, बिस्मिल्लाह। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो गज़वा बदर के अंदर दुआ फरमाई, और इस अंदाज से वो दुआ थी कि आपके कंधे मुबारक से चादर मुबारक भी नीचे गिर गई, और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के करीब आए और चादर मुबारक उठाकर हुजूर के कंधे पर रखी और अर्ज़ की मा वद्दअका रब्बुका व मा कला, कि अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद हुजूर ने सहाबाए किराम से कहा कि तुम सारे के सारे आराम करो, क्योंकि कल आपने मैदान में जाकर के कुफ्फार के साथ पंजा आजमाई करनी है। सही। अब देखें सहाबाए किराम आराम करने के लिए चले गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिद हुसैन साहब आराम नहीं फरमा रहे, बल्कि अल्लाह करीम की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं अपने उन सहाबाए किराम की कामयाबी के लिए और कामरानी के लिए। उसके बाद सही बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने हमरा लिया, और उसके बाद जो है आप मैदान बदर का मुआयना फरमा रहे हैं। तो जनाब उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि हुजूर के हाथ मुबारक में एक छड़ी है, और सरकार ने मैदान बदर में जाकर के उस छड़ी से एक निशान लगाया। सही। और मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपकी अजमत और शान पर कुर्बान हो जाएं, आपने ये जो निशान लगाया है इसमें क्या हिकमत है? तो सरकार ने फरमाया कि ऐ उमर, ये जो मैंने निशान लगाया है, कल इसी निशान पर कुफ्र का बहुत बड़ा जो है सलार है, यानी अबू जहल की तरफ, और मेरी उम्मत का फिरौन, सरकार ने अबू जहल को उम्मत का फिरौन कहा कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है। फरमाया कि जो मैंने निशान लगाया है इसी मकाम पर उसका लाशा तड़प रहा होगा। उसके बाद जनाब उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ और निशान लगाए, और उसके साथ ही हुजूर ने फरमाया कि ऐ उमर, इस मकाम पर फला बिन फला की लाश पड़ी होगी, इस मकाम पर फला बिन फला की लाश पड़ी होगी, इस मकाम पर उतबा की लाश होगी, शैबा की होगी, उमैया बिन खल्फ की होगी, वगैरह वगैरह। जनाब उमर फरमाते हैं कि अगले दिन जब गज़वा बदर हुआ, जिस तरह हुजूर ने क्योंकि 70 निशान लगाए थे, और जब गज़वा बदर हुआ तो 70 कुफ्फार की लाशें उसी निशान वाली जगहों पर पड़ी हुई थी। तो ये सरकार का इल्म गैब है। अभी गज़वा मारका शुरू नहीं हुआ और काफिर को अभी तक किसी काफिर को मारा नहीं गया, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही ये सारी बातें इरशाद फरमा दी थी। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि जब ये गज़वा शुरू हुआ, सहाबाए किराम का जज्बा आप देखें। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो ये खजूर की लकड़ी है। तो सरकार ने उस लकड़ी को मुखातिब करके फरमाया, कुन सैफा, तलवार हो जा। अब वो लकड़ी जो है बज़ाहिर तो वो लकड़ी की जो है वो सूरत थी, लेकिन वो तलवार का काम कर रही थी। और जब हुजूर ने सहाबाए किराम को पहले उन कुफ्फार के मुकाबले में भेजा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मामूली से लोग हैं, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े जंगजू हैं, हथियार चलाने वाले हैं और हथियार चलाने की बड़ी महारत रखते हैं। आप इनके ये तो इनकी तौहीन होगी, ये जो आपने छोटे मोटे लोगों को भेजा इनके लिए जो है वो मुकाबला करने के लिए। तो फिर सरकार ने हजरत मौला अली शेर खुदा को मैदान में उतारा, और अपने चचा हजरत अमीर हमजा को मैदान में उतारा, और हजरत उबैदा सहाबी रसूल उनको मैदान में उतारा। अब सरकार के जो चचा जान है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साजिद हुसैन साहब 57 बरस की उम्र थी आपकी जब गज़वा बदर हुआ, 57 बरस की उम्र। लेकिन कुर्बान जाए आपकी बहादुरी और आपकी जुर्रत पर कि आपके दोनों हाथों के अंदर 2 तलवारें हैं, और मैदान बदर में जाके दोनों हाथ से आप जंग कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर के
आपने जो है वो मुकाबले में आने वाले काफिर को वासिल जहन्नम फरमाया, हजरत अमीर हमजा ने भी वासिल जहन्नम फरमाया, हजरत उबैदा क्योंकि ज़ईफ साहबी थे वो जख्मी हो गए, फिर हजरत मौला अली शेर खुदा ने उनकी मदद की और उनके मुकाबले में आने वाले जो दुश्मन को आपने हलाक किया और जख्मी हालत में हुजूर के कदमों में ला करके उन्हें जो है रख दिया। अब देखें सहाबी रसूल हजरत उबैदा, उनका जज्बा जिहाद देखें और जज्बा शहादत देखें, वो जख्मी है और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं अशहदु अन्नका शहीदुन, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? सरकार ने फरमाया कि हाँ आप शहीद हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की सैलवी साहब ने। और सबा अदनान की तरफ आते हैं। सबा, बिजनेस पैनल है आपके पास, आगे टारगेट कौन से हैं? अचीवमेंट कितनी दूर है? रियली अप्रिशिएट, आप इस वक्त सक्सेस की बुलंदियों को छू रही हैं। एक फिर भी एक टारगेट होता है, एक माइंडसेट होता है। जैसे आपने शार्क टैंक की मिसाल दी, कैश काउ कहाँ जा रहा है? कैश काउ भी इंशाल्लाह, ये देखने वालों को ये ना लगे कि सबा अदनान के शो की मार्केटिंग हो रही है, ये सिर्फ अप्रिसिएशन हो रही है। देखें मैं तो खैर एज अ होस्ट आपके पास आई हूँ, ठीक है, अब वो कोई भी शो होता। अच्छा, शार्क टैंक का नाम मैंने वैसे इस तरह नहीं लिया था कि टू कंपेयर दैट, जस्ट एक एग्जांपल था कि स्टार्टअप्स, आइडियाज, एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम जो है उसका इकोसिस्टम बिल्ड करना है पाकिस्तान में। अब वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, मीडियम हो, जैसे भी हो, सबको मिलके करना है, राइट? बहुत बड़े लेवल पे हुआ जिसका अभी दोबारा नाम नहीं ले रही, बट हमने नीचे से, ग्राउंड से छोटे मोटे आइडियाज भी थे। अगर वो रेवेन्यू स्टेज पे हैं, अगर वो समझते हैं आपका बिजनेस रेवेन्यू स्टेज पे है, तो यू कैन कम, यू कैन रजिस्टर। उनको पैनलिस्ट के साथ कनेक्ट करवाया। अब माशाल्लाह से इतना अच्छा रिस्पॉन्ड है कि ऑब्वियसली वो आपस में मिलके और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजी के साथ बिजनेस उनके आगे बढ़ना है। तो यही आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी? मेरी, हाँ, असल में हमारा जो ब्रेन चाइल्ड था द कैश काउ, उसका मकसद ही यही था कि एंटरप्रेन्योर्स जो है, नए जो बच्चे हैं, अब बिजनेस के आइडियाज लेके यूनिवर्सिटीज में हम लोग गए, ऑडिशंस लिए, सो उनके पास आइडियाज तो थे लेकिन कोई आइडिया सुनने वाला तो हो। अब जब हमारे शो में आके पिच करते हैं तब वो पैनलिस्ट का भी ऐसा होता है कि अच्छा हाँ ये आइडिया भी है यार, क्या बात, ये भी एक बिजनेस था और इसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी नाइस। सो टारगेट तो फकत साजिद भाई यही है कि अब इंशाल्लाह ताला आगे 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 इंशाल्लाह बीइंग टीवी एंकर, आप किस नजर से देख रही हैं आज के पाकिस्तान को? अच्छा, आई एम सॉरी टू से, पहले तो मैं करेक्ट करूं कि मैं शो होस्ट कर रही हूँ, को होस्ट, न्यूज एंकरिंग की तरफ मैं गई नहीं। पाकिस्तान को आप किस नजर से देख रही हैं? एक होता है ना बिजनेसमैन अपनी नजर से देख रहा है जी, पॉलिटिशियन हाँ, पॉलिटिशियन अपनी नजर से देखेगा। आप किस अच्छा, वैसे मैं बड़ा नॉन पॉलिटिकल सा जवाब दूंगी, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, बड़ा ही न्यूट्रल सा जवाब दूंगी कि पाकिस्तान जहां भी जाए, अल्लाह करे कि वी वुड बी द नेशन, क्राउड ना हो। हम मजमे की सूरत में जो बढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें हौच पौच हो जाएगा। ओके, अगर वी आर द क्राउड, हम मजमा है, अफरा तफरी है, लेकिन अगर हम नेशन है, सो देन वी कैन बिल्ड द सक्सेस। वेरी नाइस। क्योंकि आपका फाइनेंस से ताल्लुक है, हाँ जी, आप एक के बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को देख रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज सस्टेनेबल और नॉट? मैं सच जवाब दूं या झूठ, ये बताओ? सच बताएं। सच। एवरीबडी नोज के इस वक्त तो नहीं। अच्छा, मेरी नजर में, ये मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है। बहुत सारे लोग आए हमारी ट्रांसमिशन में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बहुत ग्रो कर रही है। आप ये कहेंगे कि ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है? हाँ, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं अगर आपका कोई फेवरेट ड्रामा? साजिद भाई, मैं ड्रामाज नहीं देखती। कोई फेवरेट क्रिकेटर? नहीं, मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो है ना, वो हमेशा से इमरान खान थे। इसमें मुझे कोई मुजायका नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। मुझे पता होता तो शायद मैं नाम पूछता। ऐसा ही है। अच्छा, ये प्योरली राय उनके पॉलिटिशियन होने पे नहीं है, ये जस्ट क्रिकेटर होने पे। ठीक है, बस। अब वो पॉलिटिशियन कैसे, उस पर मैं बहस करूंगी। और कोई फेमस और कोई फेवरेट खातून एंकर कि यार मैं इससे इंस्पायर हुई? जी, मैं ये तो जरूर जिक्र करूंगी, मेरी मोस्ट फेवरेट और मेरी जो इंस्पिरेशन है वो किरण नाज है। ओके जी, चाहे उनको जितना भी अरसा हुआ है, मैं सबके सामने बोल रही हूँ, किरण नाज इज माय इंस्पिरेशन। चलें, किरण नाज रियली अप्रिशिएट। लड़की है। एक टीवी एंकर किसी को किसी की तारीफ कर रहा है, वैसे खवातीन में एक तासुर है कि वो एक दूसरे की तारीफ करने में पता नहीं उनको क्या होता है, जेलसी फैक्टर ज्यादा है। लेकिन आप नहीं, देखिए मैं बैठी हूँ, हुरैन बैठी है, हम नहीं करेंगे साजिद भाई आपकी इस बात। तस्लीम करती हैं? नहीं, आई डोंट एग्री। कोई नहीं करता, मेरे पास मेरी कलीग्स भी हैं, बल्कि दूसरे चैनल्स की भी एंकर्स हैं।
सो वी आर अ ग्रुप, हम लोग तो हमें तो हुरैन बताएंगी, हमने तो कभी भी नहीं जेलस हुए, क्योंकि देखिए जिसको जितना मिलना होता है अपने वक्त पे उसको वैसे ही मिलता है। वेरी नाइस, वेरी वेल। व्हेन आई जॉइंड द जीटीवी तो आई वाज अ इंटर्नी, मैं आपको छोटा सा अगर टाइम हो तो मैं बताऊं, आई वाज अ इंटर्नी, और इंटर्नशिप किया इलेक्शन सेल ऑफिसर का, कैमरा पे भी नहीं। जबरदस्त। क्या मैसेज देंगी बच्चे बच्चियों मैसेज को? मैं यही दूंगी कि जो भी एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम है हमारा, उसको बिल्ड करने के लिए जितने भी लोग हैं, अगर वो बहुत अच्छे जाइंट्स हैं, बिजनेसमैन है, तो प्लीज सॉरी फॉर इंटरप्ट। चलें जी, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहा है अभी सभा को इजाजत ना दे, लास्ट सेगमेंट में भी बिल्कुल ये आपसे बैठेंगे। और मौजम भाई से बात करेंगे। जी हाँ, और जी नेल्सन पेंट हमारे साथ है, हर साल हमारे साथ होता है, आपका शुक्रिया। और जी आप कहते हैं 25% एक्स्ट्रा कवरेज आप देते हैं, जिससे सर पेंट की मिकदार बहुत कम और एरिया ज्यादा कवर करता है। और आप कहते हैं जी रंग जिंदगी का, ये नेल्सन पेंट का जी प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर, ये सर मौजम साहब ये आपके साथ जाएगा। और जी और भी बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास, मैं वो भी दूंगा। और ये स्टिचिंग कॉटन हमारे सामने मौजूद है, और स्टिचिंग कॉटन जी ईद से पहले ईदी दे रहा है। और आपके बहुत सारे आउटलेट हैं, सबा अदनान, आप भी इनके आउटलेट पे जाइएगा, कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, पेशावर। ये स्टिचिंग कॉटन का ये गिफ्ट हैम्पर ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया अखलाक भाई, आपका भी। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। सलीम सचवानी साहब, लास्ट आपका सेगमेंट है, इस सेगमेंट में इजाजत आपसे चाहने से पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा सच कहें या बहुत ज्यादा जज्बाती अंदाज में जोश खिताबत आप कर जाते हैं, जो कि बहुत सारे टीवी चैनल्स वालों को हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबा अदनान हंस रही हैं, इनकी हंसी बता रही है कि साजिद भाई बड़े मुश्किल में हैं। सलीम भाई, आज का पाकिस्तान, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने सिर्फ मायूसी की बातें की, लेकिन इसी निशिस्त पर बैठे मैंने हुए मायूसी की बातें नहीं की, मैंने वो आपको जड़ बताई जिस जड़ ने बुनियादों को खोखला कर रही है। मैंने वो आपको सड़ी हुई जड़ बताई, वो जो सड़ी हुई जड़ दूसरी जड़ों को भी सड़ा रही है, उस सड़ी हुई जड़ को काटे। और अल राशि वल मुतशी कुलामा फिलना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त किए, इसके ऊपर अमल करवाएं सर, लोगों से रिश्वत का खात्मा करें। मुसलमान हुए जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये लोगों को जो लाकानूनियत के तहत जो मारा पीटा जा रहा है, लाकानूनियत के तहत जो अगवा किया जा रहा है, लाकानूनियत के तहत जो लोगों को गायब किया जा रहा है, लाकानूनियत के जो लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये सिलसिले बंद होने चाहिए और मुल्क को एक सही इस्लामी मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान में तब्दील होना चाहिए। वो कब बनेगी? चलें आपसे ही पूछ लेते, कब बन रही है वो? आपका माइंड क्या कह रहा है, कब तक हम बनता भैया हम जिंदगी में नहीं देख पाएंगे जो आपके माइंड? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ कायम किया था, ठीक है, आते के साथ इंसाफ कायम किया था। उन्होंने बड़ी मिसाल दी थी अपनी खातून जन्नत, अपनी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत की, कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाए। आज मुझे बताएं कि इनकी जूती की नोक के बराबर भी कोई एक शख्सियत है पूरे मुल्क के अंदर में, हम कहें कि बीबी फातिमा के जो है ना वो जूती की नोक के बराबर है, वो भी नहीं मिलेगी आपको। अब उतनी बड़ी मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और हम उस मिसाल को नज़रअंदाज करके हम मुल्क को लाकानूनियत, फस्तायत और करप्शन, लूटमार और चोरी चकारी की तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि हम चाहें तो हमारा मजदूर, हमारा सिक्योरिटी पुलिस वाला, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे जो आर्मी के नॉर्मल जो सिपाही हैं वो, इसके अलावा हमारे तमाम को हम खुशहाल कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी हम सबका ख्याल रखने के बाद सिर्फ अपनी बोटी के लिए पूरे मुल्क को जो है लाकानूनी धकेल रहे हैं और पूरे मुल्क को जो है वो मादियात को जो गैर ममालिक के हवाले कर रहे हैं और खुद अपना थोड़ा सा कमीशन ले रहे हैं। हमारे सलीम सचवानी भाई को हजम करना स्क्रीन पर अच्छों का काम नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सलीम भाई को, अक्सर उनसे टाइम लेता हूँ और उनको बुलाता हूँ और फिर उनसे पाकिस्तान की सियासत पर बात हो जाती है। मुझे साजिद हुसैन और सलीम सचवानी को बस इजाजत दें, मेरी निशिस्त पे बिलाल हुसैन आपको ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद तमाम हाजरीन और नाजरीन को, बिलाल हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। और हमारा पैनल वही है माशाल्लाह से, अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं दीनी हवाले से बात करने के लिए, और हमारे पास दो होस्ट हैं आज इंशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मौसम भाई से मैं शुरू करूँगा। मौसम भाई, होस्टिंग में कैसे आना हुआ, आप किससे इंस्पायर हुए,
कैसा क्या शौक हुआ कि बस होस्टिंग करते जी हैं? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल इसका बहुत अच्छा जवाब दूंगा। और जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि इनकी जो पर्सनैलिटी है जिनको ये जी जी किरण नाज, किरण नाज को अच्छा, लाइक अच्छा। करता अरे हूँ, वाह, बहुत क्या अच्छी बात है। एंकर है नहीं, वो, वो बहुत जबरदस्त होस्ट है talented, वो जी। और जो बोलती हैं बिल्कुल वसूख के साथ बोलती हैं, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। सही। और साथ ही साथ में इरफान जुनैद जो अच्छा, YouTube वो के हवाले से, वेरी नाइस। जी मैं इन दो को लाइक करता हूँ, सही। इनको मैं फॉलो भी करता हूँ। ये आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है यानी? जी बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया इरफान जुनैद, जो ऐसे ही जुनैद अकरम बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, और ऐसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो आप मैं आपकी बात यहाँ थोड़ी सी काट रहा हूँ। मैंने अभी यही कहा था कि मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं, आप नहीं करते, आप नहीं करते, मैं उनके हवाले से पूछ रहा हूँ। एक कंट्रोवर्सी है कि फैमिली व्लॉगिंग ना करो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल लें, जी बिल्कुल। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप आपकी क्या क्या राय सोचते हैं है? कि फैमिली व्लॉगिंग अच्छी है, एक्सेप्टेबल रजब भट्ट और फाद मुस्तफा के दरमियान जी, जी, हो जी, सही वो है, तकी ना हो देख गए। रहे जो चल रही है मैं ओके, उस पे ओके। आने नहीं चाहता हूँ। सही सही, यानी आप उसके मैं बाद भी अपने रहना हिसाब से अपने आप क्या YouTube channel कहेंगे? के ऊपर वो मैं भी काम कर रहा करें, हूँ। अपनी मर्जी है लेकिन उनकी, मैं भी कर रहा हूँ अपनी, मेरी मर्जी। मैं खुद भी फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हूँ। सही, आप खिलाफ आपको हैं। काम करना है, आप फ्रीलांसिंग काम करें, बहुत सारी चीजें हैं। जरूरी अच्छा, थोड़ी बहुत कि आप ये कि अपनी फैमिली को ही फ्रीलांसर्स का भी तो एक ही होता है कि हमारे यहाँ के सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। बीइंग अ कंटेंट राइटर, क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ, मैंने तो जब देखा हमारे लाइक काम करने में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं और सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। 5G इंटरनेट अब तक बिल्कुल। उसकी लॉन्च नहीं हुई है। तो आप बताएं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से गवर्नमेंट जैसे को? लास्ट टाइम आप एक मुझसे मशवरा ले रही थी कि मैं एक हाँ, वीडियो अपलोड that's कर रही हूँ, the मगर thing, मौजूद में हो बिल्कुल। नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने आपसे उसको कांटेक्ट थोड़ा किया था। देखा तो मैंने आपको उसकी रीजन बताई कि क्या रीजन थी। तो देखिए, बिल्कुल आपने ये सही बात बोली कि हमारे पाकिस्तान में जो है इंटरनेट, आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाए तो इंटरनेट वाकई एक आजादी होती है उसके ऊपर। सही। यहाँ पे जो है ना हर चीज को बांध दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे अभी वो भाई PTI के ऊपर बोल रहे थे, आपने देखा होगा उन वक्तों में इंटरनेट हमारा क्या चल रहा था। बिल्कुल बंद हो लेकिन जाते वैसे थे, बैंड हो जाते चले सोशल मीडिया वैसे तो आजाद ही है तकरीबन, हाँ वो कुछ चीजें हैं जो नहीं, आप मैं यहाँ पे बात काटूंगा, पहले आजाद था। हाँ। अब जो है ना जी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती नहीं, हैं। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितना मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ तो मैं खुद को आजाद समझता हूँ। तो मैं माशाल्लाह सबा अदनान आपके पास आऊंगा। आप के जब शुरू की होस्टिंग, तो आपको क्या हडल्स आए, क्या क्या मुश्किलात आई, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, पहले तो ये कि मैंने पहले होस्टिंग से शुरू नहीं किया था। अच्छा। जैसे मैं अभी साजिद भाई को बता रही थी ब्रेक से पहले, मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था GTV चैनल, क्योंकि मैंने वीडियो प्रोडक्शन का कोर्स किया था। ओके। ठीक है, बेसिकली तो वीडियो प्रोडक्शन है कि पोस्ट प्री प्रोडक्शन सारी, एडिटिंग, होस्टिंग, एवरीथिंग उसमें सारा ही आ जाता है सब ना। आ जाता है, ठीक है। तो सब कुछ सीखा हुआ था। अब वो उसको कहीं यूटिलाइज करने का मुझे जैसे ही ऑफर हुई इंटर्नशिप की, तो आई सेट के ओके। सही। लेकिन वो इंटर्नशिप थी इलेक्शन सेल ऑफिसर की, दैट वाज नॉट ऑन द कैमरा। अच्छा। सो इलेक्शन सेल ऑफिसर मींस के ऑब्वियसली Off कभी the किया नहीं camera था, तो हाँ। आई डिड दैट, मैंने वो भी किया। वेरी नाइस। 3 मंथ्स मैंने वो किया। उसके बाद मैंने न्यूज एंकरिंग की प्रैक्टिस की। अब न्यूज एंकरिंग ज़ाहिर है पहली दफा सीख रही थी, तो वो भी नहीं पता था कभी टेक्निकल दिल चीजें, धड़का इतना ज्यादा जोर से कि भाई ऑब्वियसली, on और टेक्निकल camera इतनी बैठ के, चीजें कि प्रॉम्प्टर ये वो फलाने ढिमकाने, कुछ भी नहीं पता था। मैं बता रही हूँ, आई वाज डूइंग फर्स्ट टाइम। ठीक है। न्यूज एंकरिंग की प्रैक्टिस की, रमजान आ गया, रमजान में भी की, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। दी कैश काओ का ऑफर हुआ, वेरी नाइस। लेकिन माशाल्लाह। इसमें ट्विस्ट है कि मुझे होस्टिंग की ऑफर नहीं हुई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सबको बता रही हूँ, मुझे ऑब्वियसली आई एम एसोसिएट प्रोड्यूसर एट GTV अभी, ओके। सो मुझे प्रोडक्शन देखनी थी, मुझे कोऑर्डिनेशन देखनी थी। लेकिन वो होता है ना, आप अपनी किस्मत अपने साथ ही लाते हो, जाहिर है। आप कोई कितना भी कोई बोलने वाले बोले, लेकिन वो जस्ट ऐसा हुआ कि ओके फाइन, आपको होस्टिंग करें। सो दैट वाज द ऑफर। देन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उसको पूरा ज़ाहिर लिंक्स भी ले रही हूँ लोगों के साथ। So you अपने are देखे होंगे। like you are very happy with what you are having currently. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होस्टिंग की ऑफर बिल्कुल ऐसे ही हुई जैसे मैं बता रही हूँ, और मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से कर भी रही और हूँ। आप उसके लिए रेडी भी थी? यस, क्योंकि मेरा पैशन ही होस्टिंग था। ओह, मैं उधर that's आपको the बताऊं, thing, मैं passion सबसे होगी। असली बात तो यही है कि मेरा पैशन ही होस्टिंग था। अच्छा, तो आप मुझे- अभी इंशाल्लाह आगे आप कहाँ आपको देखना चाहती हैं? मैं मेरा तो यही है, मैं कि इंशाल्लाह ताला मुझे होस्टिंग में ही आगे अपना कैरियर लेके चलना है इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली प्रोडक्शन का बहुत शौक है, प्रोडक्शन कर भी सीख भी रही हूँ। तो वो प्रोडक्शन में भी जितना आगे एक होता जा है ना सकूं। कि मैं मॉर्निंग शो करूं या एक से टॉक शो करूं, किस टाइप का आप शो यार वो करना तो चाहेंगे? स्काई इज द लिमिट वाली बात है। वो तो आप जब इस चीज में घुस जाते हो ऑब्वियसली, एंड इफ यू आर, मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगी, इफ यू आर डूइंग द वर्क विद डेडिकेशन, सच्चाई से, नियत साफ से, तो फिर तो आपके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है।
हाँ, सही बात। टाइम बैरियर्स एज अ वुमन मैं बोलूंगी यहाँ पे हुरैन मेरी बात से मुत्तफिक होंगी। टाइम बैरियर्स, एक बाउंड्री लाइन होती है, एक होता है ना रूटीन होती है आपकी, सो वो जहां तक डिस्टर्ब नहीं होगी, जो कि मेरा प्रेफरेंस नहीं है एज अ वुमन, कि मेरा घर, मेरे बच्चे, सब चीजें डिस्टर्ब ना हो, उसके साथ साथ जितनी चीजें परस्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह वी वुड। वेरी नाइस। तो आपके हस्बैंड सपोर्टिव है सब काम? सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रही हूँ। कौन कौन खिलाफ था ये भी बता दें कि नहीं करें, छोड़ो इसमें कुछ नहीं रखा था नहीं, वो तो फिर आप पास्ट में चले गए, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन खिलाफ है अभी बता दें। अभी भी है, अभी भी है, बहुत लोग हैं। मेनली मैं भी खिलाफ बड़ा अजीब वर्ड हो जाएगा, वो लोग वैसे हैं कि इससे तो होगा ही नहीं। Okay. अच्छा, Like ये तो फिर वो jealousy हो गई। Yes. Okay. डिमोटिवेशन एवरीवेयर के भाई अच्छा नहीं आपका तो काम ही नहीं है। Okay. मुझे भी ये बात Yes. याद है कि मैं भी So, मैं ये सवाल social करूंगी media में मेरे साथ कैमरा जुड़ी पे कि मेरा काम नहीं है, सो जब आपका काम मतलब सबने पहली बार किया होगा ना, दे डिड दैट ना, सो नाउ लेट अस डू, हमें करने और दें। वैसे भी जो मेरा ये मानना है कि डिमोटिवेशन आपको जो डिमोटिवेट करे तो वो डिमोटिवेशन इज अ मोटिवेशन, उसको करके दिखाओ, उसको और चलाओ। मैं वही कह रही हूँ, मुझे उसको criticism और इतना ज्यादा मिला था शुरू में, मुझे याद है, अगर आप लोग मेरे दी कैश काउ शो पेज पे जाके देखें, शुरू के जो प्रोमोज और टीजर्स थे, सो उस पे ये कि आपका बॉडी जेस्चर, आपका ये, आपका, मैंने कहा यार एवरीथिंग, हर किसी का ना फर्स्ट टाइम होता है, देन आप सीखते हो, सो ग्रो करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। सो लेट देम डू ना, एटलीस्ट मैं कहती हूँ, बिल्कुल, पहली सही बार कर रहे हैं आप, हमें करने दें। आपने भी जब किया होगा, जो भी लोग हैं वो समझ रहे हैं इस वक्त जिनकी बात Very करें, well, very उनका भी फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम करके फिर उसके बाद सीखे वो। तो आप उन लोगों को क्या कहेंगी, या ऐसी वो गर्ल्स जो अब आ रही हैं मीडिया में, जो होस्टिंग की तरफ आ रही हैं, तो उनको क्या कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहिए कि ये टॉप नॉच है, इसको फॉलो करो, या जिस पे मैं भी फॉलो Hosting के लिए specifically? बिल्कुल अपनी फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, फील्ड से रिलेटेड अगर दूंगी तो वो तो बहुत सारी चलिए फिर आप hosting से related दें। स्पेसिफिकली होस्टिंग के लिए Hosting सिर्फ से ये टॉप नॉच है कि एक चीज का कॉन्फिडेंस सिर्फ होना चाहिए कि जो मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ वो सही है। वेरी नाइस। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स इतने ज्यादा आपको मिलेंगे कि आप ना हर दिन डिमोटिवेट होते हो, और हर दिन फिर आप ये है कि फिर आपकी वाली बात जबरदस्त है कि मोटिवेट भी होते हो। इन द एंड ऑफ द डे आप सोचते हो अच्छा आज ये सुना, अब इसको और बेहतर करता हूँ। वेरी सो थैंक यू सो मच। अगर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मैं तो कहीं और ज्यादा करें। वेरी नाइस। और उनको भी कुछ बताएं, जो न्यू जनरेशन जो बस खुद ही, हालांकि एक होमवर्क नहीं हो रहा उनसे, तो वो फिर भी बोलने में डिप्रेस हूँ, कहीं कुछ गेम में अगर वो उनका प्लेयर जल्दी मर गया या कुछ हो गया, पहले अभी जो अभी बात हो रही थी ना सलमान फूज की वजह से, उनको भी कुछ बताएं, डिमोटिवेट जल्दी हो रहा है। शॉर्टकट वाली बात, शॉर्टकट जब हमने सोचा ना कि यार इस चीज का शॉर्टकट ले लेता हूँ, मैं अपने यूट्यूब को या मैं फेसबुक को बूस्ट लगवा देता हूँ, एंड फलाइन ये वो, और बस दैट्स इट। ये चीज तो सबसे गलत है। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो आते हैं, रील्स आती हैं, तो ये उनका कसूर नहीं है कि वो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं बच्चों को? या आप लोग उनके घर में जाके देखो तो मुझे तो लगता है कि उससे हमसे ज्यादा डिप्रेस तो वो होंगे, वो खुद अगेंस्ट होते हैं इसके। वेरी नाइस। सब आपने बहुत लाइक अच्छे वे में एक्सप्लेन किया, और सबसे अच्छी चीज जो एडवाइस उन्होंने दी है हमारे न्यू जेनजी को जो इस फील्ड में आ रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं मौजम अंसारी से भी एक क्वेश्चन करूंगी कि लाइक आपको भी ऐसे हुआ नेगेटिव कमेंट्स का कभी सामना हुआ? देखिए मुझे सामना थे, मगर मैंने कभी डिपेंड नहीं किया। मैंने, क्योंकि मुझे जिंदगी में जो है ना बहुत आगे जाना है, अगर मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो है ना अपना टाइम वेस्ट करूंगा तो मैं आगे क्या क्रिएटिविटी कर सकूंगा? यानी कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ? नहीं। वेरी नाइस। वहाँ जिसको जो बोलना है बोलने दे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो चूंकि आज 17 रमजान है और गज़वा बदर का आज एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है दीन इस्लाम को, और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बड़े खूबसूरत वाक़यात बयान कर रहे थे। मौलाना शौकत हुसैन सैलवी साहब के पास में दोबारा आऊँगा। तो मौलाना साहब, जंगे बदर फातेह हो गए जी, उसके बाद क्या खुशी का आलम था जी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के लश्कर का, क्या वो लम्हात थे, कुछ बताएं। और उन्होंने अपनी खुशी को मनाया कैसे? जी, गज़वा बदर क्योंकि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहला मार्का था, और मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम बड़ी बहादुरी और बड़ी जुर्रत के साथ मैदान में उतरे, और क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सहाबा किराम बेसरो सामान थे, और दूसरी जानिब जो है वो तादाद भी बहुत ज्यादा, यहाँ 313 सहाबा किराम हैं, वहाँ 1000 से भी ज्यादा कुफार की तादाद है, और भरपूर जंगी साजो सामान भी उनके पास मौजूद है। लेकिन सहाबा किराम जिस इखलास, जिस मोहब्बत, जिस सच्चाई
اور جس دیانتداری کے ساتھ اس میدان کے اندر اللہ کی رضا کے لیے ان کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پنجہ آزمائی کر رہے تھے، وہ اللہ کریم کو ان کی عجز و انکساری، ان کی سچائی اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر ان کی جو ہے خصوصی مدد فرمائی، جبکہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وہ بے سر و سامان تھے، اور وہ مدد کیسے کی؟ اب یہاں روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ اب دیکھیں علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ وہ جو فرشتے آئے، وہ فرشتے جب میدان کے اندر آئے تو انہوں نے ایسے ہی عمامے پہنے ہوئے تھے جیسے صحابہ کرام نے پہن رکھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 2000 فرشتے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پھر پہلے 1000 بھیجے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے بھیجے، پھر اس کے بعد 5000 فرشتے بھیجے۔ اچھا، وہ فرشتے جہاں آ کر کے نازل ہوئے اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی پچھلے منتھ ہی اللہ کے فضل و کرم سے میں مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ سے حاضری سے آیا ہوں، اور میں اس جبل ملائکہ کا بھی دیدار کر کے آیا ہوں۔ میدان بدر سے بھی الحمدللہ حاضری میری ہوئی، اور شہدائے بدر کی جو ہے قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ ہر سال یہ مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہاں جبل ملائکہ بلال حسین صاحب پورے عرب کے اندر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ آپ جائیں، اللہ آپ کو بھی لے جائے، اور جا کر کے آپ دیکھیں بنفس نفیس جی الحمدللہ تمام ہی مہمانوں کو اللہ یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور تمام ہی پہاڑ جو ہے وہ بڑی بڑی چٹانوں کے مانند ہیں، لیکن یہ جو جبل ملائکہ ہے جس پر جو ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا پہاڑ جو ہے وہ ایک ریت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں بڑا لمبا اور طویل یہ پہاڑ ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلتی رہی اور اس کا ہم دیدار کرتے رہے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، تو بڑا ہی حسین اور خوبصورت، یعنی یہ وہی جبل ملائکہ ہے جہاں غزوہ بدر ہوئی تھی، تو یہ اللہ کے فرشتے اس جبل پر آ کر اترے تھے۔ اس کے بعد جا کر کے وہ جو ہے صحابہ کرام کی مدد ہوئی کفار کے ساتھ جو ہے باقاعدہ۔ اچھا، یہاں ایک اور حسن دیکھیں آپ کہ اس جنگ کے اندر نوجوان بھی موجود ہیں جنہیں تاریخ معاذ اور معوذ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور ایک جو بڑے ہیں ان کی بڑی مشکل 16 برس عمر ہوگی، اور دوسرے ان سے بھی چھوٹے ہیں۔ اور اب میدان کے اندر جو ہے یہ دونوں شہزادے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں کہ چچا جان یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا آپ کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے آپ بس ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے۔ تو وہ شہزادے کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیونکہ سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیٹا دیکھو وہ سامنے جو دستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے درمیان جو فرد کھڑا ہوا ہے یہی ہے غرور تکبر کا پتلا، اور یہی ہے ابو جہل، یہ پورا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب وہ ان کا جذبہ دیکھیں، یعنی ان شہزادوں کا، وہ دونوں تلواریں لے کر کے وہاں سے دوڑتے ہوئے وہاں گئے، اور جاتے ہی اس غرور اور تکبر کے پتلے پر اس کامیابی کے ساتھ حملہ کیا کہ اس سے زخمی کر کے زمین پر گرا دیا، اور اس کے بعد دستے پر بھی حملہ کیا، ان کو بھی سب کو جو ہے واصل جہنم کیا۔ اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف فرما وہاں کھڑے ہیں، ان سے کہا کہ چچا جان اس کا قد بڑا لمبا ہے اور لمبا چوڑا ہے، لہٰذا اب جو ہے آپ ہماری مدد کریں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، ان کے سینے پر چڑھے اور ان کے جسم سے ان کے سر کو کاٹ کے جدا کر دیا۔ تو یعنی تاریخ دیکھیں کہ آج اس بات پر دلالت کرتی ہے، وہ جو کفر کا جو ہے ایک سربراہ تھا اور غرور تکبر کا وہ اتنا بڑا پتلا تھا جس نے اسلام کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا تھا، اس کو واصل جہنم اسلام کے 2 ننھے شہزادوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے غلام اپنی عظیم جو ہے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔
حاصل کلام یہ کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے زیادہ، میں مختصر اس کو کروں کہ صحابہ کرام نے ان کفار کو کاٹ کاٹ کر کے واصل جہنم کیا، 70 کافروں کو آپ نے واصل جہنم کر دیا، اور اس کے بعد جب یہ صحابہ کرام جس جرت اور جس بہادری کے ساتھ جو ہے وہ تلواریں آر پار کر رہے تھے اور اس جرت کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو باقی جو کافر تھے وہ سارے کے سارے اپنی سواریاں، اپنا جنگی ساز و سامان، ہر چیز چھوڑ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے، یا تو وہ بھاگ گئے یا کچھ کو صحابہ کرام نے پکڑ کر قید کر لیا۔ تو محترم بلال حسین صاحب، اللہ کریم نے صحابہ کرام کو فتح، کامیابی، نصرت عطا فرمائی، اور اس کے بعد اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا، جو کہ آج تک الحمدللہ بڑی عزت اور بڑی شان کے ساتھ یہ پرچم لہرایا جا رہا ہے، اور آگے بھی لہرایا آگے تک یہ پرچم اسی طرح بلند رہے گا، جو کہ الحمدللہ آج ہم اور آپ جو سینہ تان کر کفار کے سامنے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، تو یہ سارا فیضان ہے ان شہدائے بدر کا کہ جنہوں نے وہاں میدان، کیونکہ دیکھیں صحابہ تو 1,14,000 ہیں، لیکن 1,14,000 صحابہ کرام میں سے یہ بدری صحابہ کرام 313 سب سے افضل اور اعلیٰ صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پڑھنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور خاص کر کے میں اپنے حاضرین و ناظرین کی خدمت عالیہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 17 رمضان المبارک یوم الفرقان ہے، یعنی 17 رمضان المبارک کو شہدائے بدر کا دن ہے۔ آپ اپنے ان ہیروز کو مت بھولیں گا، آپ ضرور ان کو یاد کیجئے گا جب آپ کا افطار کا دسترخوان لگے، آپ کے سحر کا دسترخوان لگے، آپ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے گا، درود شریف پڑھیے گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے گا، اور خصوصی طور پر ان شہدائے بدر کی بارگاہ میں آپ جو ہے ضرور ہدیتاً تحفتاً کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ نے بتایا نوجوان صحابہ کرام نے ابو جہل کو شہید کیا، اور شہید بول رہا ہوں واصل جہنم کیا، تو آج کل کیا ہم ایسے واقعات اپنی جو اصل حقیقت ہیں مسلمانوں کو جو نیو جنریشن کو بتانا چاہیے وہ نہیں بتا رہے ہم، تو ایسے کیا کمی رہ گئی ہے جو ہمیں ایسا کریں وہ جذبہ پیدا ہو؟ جی، اصل میں دیکھیں میرا نوجوانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ جہاں آپ دیگر عنوان پر اسٹڈی وغیرہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام پر بھی اسٹڈی کریں، اور خاص کر کے جو ہماری حسین ہستیاں ہیں، یعنی جماعت الصحابہ کرام ہے، اہل بیت کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ صوفیہ ہیں، اکابرین ہیں، راسخین کاملین ہیں، جنہوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی، دین اسلام کی سربلندی کے حوالے سے بڑا عظیم کردار ادا کیا، تو ہم ان کی ہسٹریاں پڑھیں، آپ جو ہے ان کے تاریخی پس منظر کو پڑھیں، جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، تاریخی پس منظر کو پڑھیں گے، اچھا پھر بہت ساری غزوات ہوئی، آپ ان غزوات کا مطالعہ کریں، اور ان غزوات کے اندر جو ہے وہ لشکر اسلام صحابہ کرام نے، غلامان مصطفیٰ نے کس ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بہادری اور جرت کے جوہر دکھائے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا ان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی، یہ سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور بچوں میں یہ دلچسپی پیدا کریں کہ وہ ان چیزوں کے اندر ڈائیو انٹو ہوں، ہاں بالکل۔ آپ دیکھیں نا حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری اس شہادت کی موت کو نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ المنورہ میں مقرر فرماتے۔ تو یہ ہم جب اپنی عظیم ہستیوں کے واقعات ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ نہیں، حقیقت ہے بے شک، اور جیسے کہ حضرت علی شیر خدا وہ بھی فرماتے تھے، وہ بھی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور جیسے کہ وہ جب ان کو ضرب لگی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ فزت
फिस्तुबिल रब्बिल काबा जी, कि आज अली कामयाब हो गया, इस पे भी योम अली आएगा इंशाल्लाह, इस पर ट्रांसमिशन करेंगे जरूर। करेंगे इंशाल्लाह। अब वक्त की बहुत किल्लत है, हमारे पास कुछ 5 मिनट रह गए हैं और तो अच्छा इसमें एक चीज है कि इसमें हम मैं बहुत थोड़ी सी एक बात अपने हाज़रीन बिल्कुल, की सैलिम समाअत की साहब, नज़र, take your time। देखें 17 रमज़ानुल मुबारक को जहाँ जो है ग़ज़वा बदर है, वहीं 17 रमज़ानुल मुबारक को ही उम्मुल मोमिनीन जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा कामिला सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। तो इंशाअल्लाह हम इस पर जो है जनाब सैयदा की खिदमत आलिया में खिराजी अकीदत कल की ट्रांसमिशन पेश करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उनको भी साले सवाब में आप याद रखिए इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा मौज़म भाई, एक कोई लास्ट एडवाइस जो यंगस्टर्स को देना चाहें, जो जेनजी को देना चाहें आप? ठीक है, न्यू जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी फील्ड में आना है तो सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को जो है ना वो कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। सही। उसके बाद देन आप कोई नेक्स्ट स्टेप लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी होती है। कहीं पे भी आपको इंटर होना होगा, आपको एजुकेशन एक होती है कि होगी तो आपने इंटर होना है, उसके बाद फिर आपने जो है ना अपने दिमाग के साथ जो है ना काम करना है और दिल लगा के काम करना है। मगर इंटर होने के लिए आपको एजुकेशन की जरूरत है। वेरी नाइस, एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सबा, आप क्या कोई एडवाइस देना चाहेंगी जेनजी को मेनली? अच्छा, मैं जेनजी को तो यही एडवाइस दूंगी जो मौसम भाई वाली बात को ही सेकंड करूंगी कि पहले अपना जो मेन टारगेट है एजुकेशन सारी चीजें कंप्लीट करें, उसके बाद आप कोई चीज स्टार्ट करें। लेकिन मैं यहाँ पे छोटा सा मैसेज एंटरप्रेन्योर्स को दूंगी कि दी कैश का शो के हवाले से कि आपके पास आइडियाज हैं, आप आए अपने आप को रजिस्टर करवाएं और ये नहीं सोचें कि यार आगे क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाएं हमारे शो में एंड देन कनेक्ट हो जाएं हमारे पैनल के साथ और देन फिर। और वैसे आपको जितने बड़े पैनल के साथ आप रहती हैं तो आधे से ज्यादा तो आपको बिजनेस समझ आ गया होगा। हाँ जी, अपना कोई मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना भी कोई स्टार्टअप नहीं, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये कि हाँ जितने भी आइडियाज अब तक मैंने सुने हैं या जितने भी स्टार्टअप्स मैंने अब तक देखे, माशाल्लाह 16-17 एपिसोड्स का एक सीजन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वाइंड अप हुआ है। एंड देन आफ्टर रमजान इंशाल्लाह सेकंड सीजन भी इंशाल्लाह आने वाला है। सो उसमें मैंने यही देखा है कि आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन उनको फिर वो उंगली पकड़ के चलाने वाला जो चाहिए वो मेरा पैनल है। वेरी नाइस, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। वक्त की तरफ वक्त खत्म हो गया है, एंड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें हम बहुत ज्यादा अपना शुक्रिया अदा करेंगे रोजीटा फ्लोरा एंड मरियम ब्लॉग्स का, जिन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे बुकेज स्पॉन्सर किए। एंड नॉट ओनली दिस, वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू सलमान फूड स्टिचिंग कॉटन एंड सेलीटेक्स। Thank you so much, and once more, we are also very thankful to Urdu Academy Sindh for sending the very beautiful gift hampers. आप लोगों की support है, and इसीलिए हमारी लम्हात इतने प्यारे हो रहे हैं, पुरनूर हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके की नशरियात आप लोगों की तवज्जो से और अच्छी होंगी। जिस मुझे और बिलाल को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से इन्हीं लम्हात में। अल्लाह हाफ़िज़।